ये वो घड़ी अब करीब है जिसका इंतजार चारधाम जाने वाले हर श्रद्धालु को है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। इस धार्मिक यात्रा की तैयारी काफी महीनों से चल रही थी। इनमें यात्रा मार्ग पर तमाम तरीके की व्यवस्थाओं के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा खास तौर से जारी है। देखिए, अब जब 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पावन दिन होगा, इस दिन गंगोत्री यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसी के साथ चारधाम यात्रा का शुभारंभ भी हो जाएगा। और देखिए, वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के कपाट को खोले जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए बाबा केदार की उखी मठ से डोली केदारनाथ के लिए रवाना हो चुकी है। हर तरफ बाबा की जय जयकार गूंज रही है। यही नहीं, बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालु कपाट खुलने की तारीख से पहले पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों का उत्साह कैसा है वो तो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। चारधाम यात्रा का उत्सव शुरू होने को है। यात्रा की विधिवत शुरुआत बुधवार यानी 30 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो जाएगी। इससे पहले ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की चल विग्रह डोली भी अपने धाम के लिए रवाना हो चुकी है। और देखिए, अलग अलग पड़ावों से होते हुए बाबा की चल विग्रह डोली 1 मई की शाम केदारनाथ धाम पहुंचेगी और फिर 2 मई सुबह मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने का दिन तय किया गया है। ये सुंदर और मनमोहक तस्वीरें हिमालय के गोद में स्थित केदारनाथ धाम की हैं, जहां बाबा के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। मंदिर परिसर में दूर तक गेंदे के फूल बिखरे हुए हैं। इन फूलों की खुशबू से ही पूरा केदारनाथ धाम महक रहा है। इस बीच केदारनाथ धाम में मौजूद सेवादार और भक्त मंदिर को सजाने के काम में जुटे हुए हैं। एक तरफ बाबा के स्वागत में उनके धाम को फूलों से सजाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ऊखीमठ से उनकी चल विग्रह डोली रवाना हो चुकी है। पारंपरिक वाद्य यंत्र और सेना के बैंड की अगुवाई में बाबा केदार की डोली रवाना हुई। बाबा केदार को विदा करने के लिए ऊखीमठ शहर के ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान हाथ जोड़े भक्तों ने केदारनाथ के जयकारे लगाए। महादेव का जय घोष ऐसा कि पूरी घाटी गूंज उठी। ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदार का शीतकालीन गद्दी स्थल है। यहाँ बाबा शीतकाल में निवास करते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा की परंपरा है। ऊखीमठ से बाबा की डोली केदारनाथ धाम जाती है। ऊखीमठ से आज ही डोली यात्रा गुप्तकाशी पहुंची। यहीं डोली यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद डोली यात्रा मंगलवार को फाटा पहुंचेगी। फिर 30 अप्रैल को गौरीकुंड में पंचमुखी डोली यात्रा का रात्रि विश्राम होना है। आखिर में 1 मई की शाम को बाबा केदार की डोली यात्रा का केदारनाथ धाम में आगमन होगा। फिर 2 मई को भक्तों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह एक प्राण है, शक्ति संचार करता है। इंतजार रहता है दुनिया भर में फैले हुए सनातनियों को कि कब वो शुभ अवसर आएगा और हमारा धरती का स्वर्ग वैकुंठ धाम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। तो फिर से ये 2025 में वो मौका, शुभ अवसर आ गया है और सारे लोग इंतजार में हैं। मुझे लगता है कि इस साल बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभव होना है। लोग आकर अपने जीवन को धन्य करेंगे और सरकार भी अपनी तैयारियां कर रही है। कुछ इसी तरह की तैयारियां भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम की भी की जा रही हैं। धाम में रंगाई पुताई से जुड़ा काम हो रहा है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं चारधाम यात्रा के लिए भक्तों का काफिला हरिद्वार भी पहुंचने लगा है। भक्तों की सुविधा के लिए यहां ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया है। लोगों की सुविधा के लिए ही यहां 20 काउंटर तैयार किए गए हैं। विदेशी नागरिक और दिव्यांगों के लिए अलग से काउंटर हैं। हमारे द्वारा जो है जर्मन हैंगर में जो है ये सुविधा प्रदान की गई है। 20 काउंटर हमने लगाए हैं। 20 काउंटर के अंतर्गत जो है दिव्यांग का और विदेशी नागरिकों का और विकलांगों का हमने पृथक से दिए हैं।
और करीबन 1200 से 1300 आदमियों को जो है हमारी जो है कैपेसिटी डिसाइड की गई है क्यू में लगने की। शेष जो अन्य लोग होंगे उनके लिए करीबन 1000 आदमियों का हमने बैठने की व्यवस्था की है। ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट फैसिलिटी सारी की सारी हमारे द्वारा यहाँ पे तैयार की। हरिद्वार पहुंचे भक्तों के लिए इस रजिस्ट्रेशन सेंटर पर सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग, पीने का पानी और गर्मी से बचाने के लिए पंखे भी लगाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है। क्या कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। रूल्स रेगुलेशन अच्छा है तो सिस्टम है, तो सिस्टम में क्या परेशानी है। जो सुविधा यहाँ पे सरकार दे रही है वो कैसी लग रही है आपको? अच्छी है, बहुत अच्छी है। रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं आया आपको? नहीं आया है, अभी लाइन में खड़े हैं। यहाँ हमें यात्रा करने के लिए आए हैं और केदारनाथ जाना चाहते हैं, 4 धाम की यात्रा के लिए। रजिस्ट्रेशन हो गया अभी? नहीं, रजिस्ट्रेशन बाकी है और हम लाइन में खड़े हैं। यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है। अभी यहाँ से हम 4 धाम जाएंगे। किस तरह की सुविधा यहाँ पर दी है? लाइन में लगे? हाँ, अच्छी है। बहुत ज्यादा वो नहीं हो रहा है, क्राउड नहीं हो रहा है। अच्छा है समय। यस। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। इस बैठक में 4 धाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों की खासतौर से समीक्षा की गई। गढ़वाल मंडल के अलग अलग जिलों में 4 धाम यात्रा से जुड़ी तैयारियां हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन समेत होटल और ट्रांसपोर्ट कारोबारी भी यात्रियों के स्वागत के लिए रेडी हैं, क्योंकि बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। देहरादून से अंकित शर्मा और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो केवल 4 धाम यात्रा ही नहीं बल्कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी लेकर उत्साहित कर देने वाली खबर है, जिसे सुनकर भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह बढ़ गया है। 5 साल बाद एक बार फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है। जून के महीने से इस यात्रा का शुभारंभ होने वाला है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भोलेनाथ के भक्तों को मिलने जा रही है सबसे बड़ी सौगात। 5 साल बाद होने जा रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत। जिस शुभ घड़ी का शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी अब कुछ ही दिन दूर है। विदेश मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है कि इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्रालय के आदेश के मुताबिक जून के महीने से इस तीर्थ यात्रा का आरंभ हो जाएगा और ये पवित्र यात्रा अगस्त तक चलेगी। इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के लिपिलेख दर्रे से होकर जाएगी। ये यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से भी गुजरेगी। इस यात्रा के इच्छुक भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए kmy.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों का चुनाव कंप्यूटर के जरिए निष्पक्ष और रैंडम आधार पर किया जाएगा। इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का संतुलन भी रखा जाएगा। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को पहले से तय पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यात्रा शुरू करने से पहले तीर्थ यात्रियों की सेहत की जांच भी की जाएगी। इस साल लिपुलेख दर्रे से तीर्थयात्रियों की कुल 5 बैच निकलेंगे। हर बैच में 50 तीर्थयात्री शामिल होंगे। नाथुला दर्रे से तीर्थयात्रियों के 10 बैच भेजे जाएंगे। इसमें भी हर बैच में 50 तीर्थयात्री शामिल होंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2020 से बंद थी। यात्रा बंद होने से शिव भक्तों में मायूसी थी, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने शिव भक्तों को गुड न्यूज दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में शिव भक्त इस यात्रा के लिए आवेदन करेंगे। हालांकि इनमें से सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर यात्रा का अवसर मिलेगा, लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से भारत और चीन के बीच रिश्ते और बेहतर होने की उम्मीद भी जगी है। रिश्तों में ये सुधार भोले के भक्तों के लिए भी सौगात है, क्योंकि इससे आने वाले बरसों में भी कैलाश मानसरोवर यात्रा निरंतर चलती रहेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी की। बजरंगबली के इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा ही रहता है, जिसके बाद ही भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी को मंदिर परिसर से बाहर निकलने की मनाही थी, मगर अब ये सख्त नियम बदल दिया गया है। ये पहली बार होगा जब सदियों पुरानी इस परंपरा को तोड़ते हुए हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रभु राम के धाम अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर एक नया इतिहास रचा जाएगा। इस पावन दिन फूलों की वर्षा होगी, हाथी घोड़ों की शाही सवारी निकलेगी, गली गली रामलला का जयकारा गूंजेगा। और ये सदियों बाद ऐसा होगा जब हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी मंदिर परिसर से बाहर निकलकर राम जन्मभूमि मंदिर में प्रवेश करेंगे। 30 तारीख को प्रातः 7 बजे VIP गेट हनुमानगढ़ी से अक्षय तृतीया के दिन अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन श्री प्रेमदास जी महाराज अपने शाही जुलूस के साथ प्रस्थान करेंगे और श्रृंगार हाट बैरियर होते हुए सीधे सरजू जी पहुंचेंगे। वहां स्नान करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे। तत्पश्चात जगह जगह स्वागत का भी प्रोग्राम है। बहुत से करीब 50 जगहों पे स्वागत का रखा गया है। अयोध्या में ये सदियों पुरानी परंपरा है, जिसके अनुसार हनुमानगढ़ी के पुजारी को जीवन भर मंदिर से बाहर जाने की मनाही होती है। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में मंदिर की स्थापना के साथ शुरू हुई परंपरा इतनी सख्त रही है कि गद्दी नशी को स्थानीय अदालतों में भी पेश होने से रोक दिया जाता था। यही वजह है कि इस बार महंत प्रेमदास जी का मंदिर से बाहर आना इतना खास है। भगवान रामलला का दर्शन करेंगे, 56 प्रकार का भोग लगेगा, जिसमें कि जो उनके साथ में जो भी है हनुमान जी का निशान चलेगा। अब छमर, छत्र, छड़ी, ऊंट, हाथी, घोड़े पूरे शाही व्यवस्था के साथ जाएंगे दर्शन के लिए। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी, क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और पहली बार ऐसा है कि जो आदरणीय गद्दी नसीन जी भगवान श्री रामलला का दर्शन करेंगे। अयोध्या धाम में जितनी मान्यता राम मंदिर की है, उतना ही महत्व हनुमानगढ़ी का भी है। ये तीर्थ अयोध्या में सबसे ऊंची जगह पर है। मंदिर में स्थित बजरंगबली को शहर का कोतवाल माना गया है। कहते हैं कि प्रभु राम के भक्त हनुमान जी यहीं से शहर की रक्षा करते हैं, इसलिए यहाँ आने वाले राम मंदिर में जाने से पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकते हैं। रामलला के दर्शन करने जाएंगे और वहां जाकर के रामलला जी का पूजन पाठ किया जाएगा और भगवान से ही विनती करेंगे कि सभी लोग सुखी, सभी लोग संपन्न, सभी लोग किसी प्रकार का रोग दुख न रहे, सबको आनंद ही आनंद रहे। दरअसल सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत को बजरंगबली का प्रतिनिधि माना जाता है। इस पद पर विराजे महंत प्रेमदास का कहना है कि वो हनुमान जी के आदेश के बाद रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी के पंचों के सामने रामलला के दर्शन की इच्छा जताई थी। अब उनकी ये इच्छा स्वीकार हो चुकी है। ऐसे में अक्षय तृतीया की शुभ तारीख पर अयोध्या एक नए इतिहास की साक्षी बनेगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब खबर मौसम के हाल से जुड़ी हुई करते हैं। खास तौर से दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी सावधान रहना होगा, क्योंकि गर्मी से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं और यही हाल पश्चिमी भारत का भी नजर आ रहा है। लेकिन पूर्वी भारत में मौसम करवट ले रहा है और उम्मीद है कि पहाड़ों की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ असर उधर भी गर्मी से निजात की सौगात लेकर आएगा। चिलचिलाती धूप के बीच हवा के झोंके दिल्ली और आसपास के इलाकों में हीट वेव और लू से फिलहाल कुछ राहत तो दे रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में तेज गर्मी से अभी छुटकारा नहीं है। हाल ये है कि दिल्ली एनसीआर में दिन तो दिन रात को भी गर्मी का साफ असर महसूस किया जा रहा है। दिल्ली में दिन के साथ साथ रातें भी खूब गर्म हो रही हैं। इसका नतीजा ये है कि यहाँ गर्मी के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।
दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रविवार को न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये इस मौसम के औसत तापमान से 3.4 डिग्री ऊपर है। इसके साथ ही रविवार को पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। इससे पहले 25 अप्रैल 2019 को दिल्ली में यह सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं 26 अप्रैल को दिल्ली में दिन का तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा, जिसके कारण शनिवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। हालांकि मौसम के जानकारों की माने तो दिल्ली में फिलहाल मौसम का मिजाज ऐसा नहीं है जिसके कारण ये कहा जा सके कि यहाँ पर हीट वेव नहीं चलने वाली, बल्कि मौसम विभाग ने भी अपने पूर्वानुमान में साफ कहा है कि आज दिल्ली के कुछ इलाकों में हीट वेव की स्थिति रह सकती है। लिहाजा लोगों को घरों से बाहर निकलने में सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने के आसार हैं, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। वहीं अगले 2 दिन में कुछ हद तक बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी की भी संभावना है। हालांकि अधिकतम तापमान में कमी के लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा और गर्म हवाएं भी गर्मी का एहसास कराती रहेंगी। बात करें पश्चिमी भारत में राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 दिन तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। जोधपुर और बीकानेर के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री तक जा सकता है। इसके कारण पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चल सकती है, जबकि रातें गर्म रहने की संभावना है। राजस्थान में मई की शुरुआत में आंधी और बारिश के आसार हैं, जिसके कारण गर्मी से कुछ राहत मिल सकेगी। उधर पूर्वी भारत के मौसम में कुछ बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम के जानकारों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के कई इलाकों में आंधी आ सकती है, बादल भी छाए रह सकते हैं और बारिश भी हो सकती है, जिसके कारण लोगों को गर्मी से कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। भीषण गर्मी से जूझ रहे ओडिशा में भी मौसम का बदलाव तरावट ला सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ओडिशा में तेज हवाएं चलेंगी और कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसमें कि मयूरभंज, केवंझर, बालासोर, भद्रक, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में गस्टी 50-60 की एमपी रह सकती है। हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना है और हैवी रेनफॉल की संभावना कम लग रही है। उसके बाद बाकी जो हमारा उड़ीसा का बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी गस्टी सर्विस हमने 40-50 की एमपी दे के रखी हुई है येलो वार्निंग के अंदर। हालांकि पूर्वोत्तर में इन दिनों मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है। नॉर्थ सिक्किम में पिछले दिनों भारी बारिश हुई, तो अब पूर्वी सिक्किम में जमकर बर्फबारी हो रही है। पूर्वी सिक्किम के चांगू लेक इलाके में रविवार शाम जोरदार बर्फबारी शुरू हुई। सिक्किम में पिछले साल नवंबर से ही खूब हिमपात हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। हालांकि मौसम के ऐसे हाल में प्राकृतिक आपदाओं की भी आशंका बढ़ जाती है, लिहाजा इन इलाकों में सैर के दौरान सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। पूर्वी सिक्किम से कैश अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी राज्यों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, खास तौर से पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर क्या होगा। उत्तर पूर्वी पश्चिम भारत में मौसम इस हफ्ते कैसा रहने वाला है, वो आपको दिखाते हैं एक बार। पहले हिमालय की बात करते हैं तो अभी ऐसा कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे क्लियर स्काई रहेगा और टेम्परेचर्स ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे। इसके लिए हमने जम्मू रीजन के लिए स्पेसिफिकली और हिमाचल के लिए आने वाले 3 दिन के लिए हीट वेव वार्निंग दे रखा है। इसके अलावा अगर आप बात करें बाकी राज्यों के लिए, तो वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा 3 दिन के लिए हीट वेव है। ईस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा कल और परसों के लिए टुडेज जैसे 28 है, 29 और 30 के लिए है। सिमिलरली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब का जो साउथर्न पार्ट है, जैसे बठिंडा वगैरह हो गया या साउथ हरियाणा हो गया, उसके लिए भी 29 और 30th को हीट वेव आने की पॉसिबिलिटी है। वाले दिनों में किसी तरीके का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी राज्यों में बिल्कुल। उसके बाद क्या है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 तारीख को नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव कर सकता है। उसके साथ ही क्या रहेगा कि जो ईस्टर्ली हवाएं हैं बे ऑफ बंगाल से आएंगी, जिसके कारण आप सोचिए कि पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी रह सकती है। और उसके बाद जो हीट वेव है जो हमने 3 दिन के लिए दिया है वो वेट हो जाएगा। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर्स है वो 28 और 30 के बीच रहने का अनुमान है। और उसके बाद 2 तारीख से वहाँ भी थंडरस्टॉर्म, हल्का फुल्का लाइट रेन एक्टिविटी एनसीआर दिल्ली में भी हो। कितने दिनों तक, क्योंकि दिल्ली के लोगों को सबसे ज़्यादा मायने उनके लिए ये है कि कितने दिन तक उनको गर्मी से राहत मिलेगी। 2, 3, 4 को वहाँ भी पॉसिबिलिटी रह सकती है
एनसीआर दिल्ली में, और उसके साथ थोड़ा टेम्परेचर में गिरावट भी आ जाएगी, जो हम बता रहे हैं कि टेम्परेचर 38, 48 से 40 रहने वाला है। अगर मैं अन्य मैदानी इलाकों की बात करूं जिसमें हमारा पंजाब हरियाणा है, तो वहाँ पे किस तरीके का मौसम रहने वाला है? वहाँ भी सारे राज्यों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का अनुमान है। देखिए हमारा पूरा ईस्ट इंडिया, इसमें हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, साथ में हमारा ये ईस्ट मध्य प्रदेश भी है, विदर्भा भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो इन राज्यों में ऑलमोस्ट आने वाले एक वीक बिन ऑलमोस्ट सोचिए 4-5 दिन ऐसा ही रहेगा वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, इवन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी हमने उड़ीसा के लिए डे 2 से दे रखा है, जैसे 29, 30 और 1 मई के लिए हैवी रेनफॉल दे रखा है, और बाकी जगह लाइट मॉडरेट रेनफॉल के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, स्कोल रहने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मौसम जो है कुछ दिनों तक ऐसे रहने वाला है, लेकिन 2 मई के बाद जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा पहाड़ी राज्यों में, जिसका प्रभाव दिल्ली, एनसीआर और सभी मैदानी इलाकों में पड़ेगा और मौसम में थोड़ा सा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तापमान में थोड़ी कमी सी आएगी, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, GNT। तो कैसा लग रहा है मौसम का बदला मिजाज दोनों को? गर्मी भयंकर। मुझे तो बेकार लग रहा है, मुझे गर्मियाँ नहीं पसंद। मतलब नहीं। फिर भी खुद को कूल रखने के लिए कुछ तो बस एक मैंगो होता है जो गर्मियों में मुझे पसंद है, बाकी मुझे कुछ भी पसंद नहीं है गर्मी में। अच्छा, कोई ऐसे टिप्स जो आप देना चाहें कि मुझे आप खुद को कूल कैसे रखती हैं? हाँ, मुझे लगता है जो मैं करती हूँ, पानी बहुत ज्यादा मैं पीती हूँ, तो पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। और जो गर्मी में मजा आता है ना, वो आता है लेमनेड पीने का। तो सर्दियों में इतना फैंसी पीती हो तो मैं, पता है क्या, एक गोंद कतीरा आता है, आप जानती हैं वो? बिल्कुल, मैं आज ही पी के आई हूं। हाँ, शिकंजी में मैं गोंद कतीरा मिक्स करके आजकल पी रही हूँ। हालांकि वो मुझे लगता बेकार है, बट बहुत फायदा करता है। और वो वेट भी लूज करता है, पता है आपको? पेट ठंडा रखता है, वेट लूज करता है, इम्यूनाइजर की तरह काम करता है वो। एक इम्यूनिटी आपकी बिल्ड करता है। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं गुंजन। बिल्कुल, चलिए देखिए, आमिर खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म 3 इडियट्स आपने देखी ही होगी। इनमें एक स्कूल नजर आया था जिसका नाम था रेंचो स्कूल। उस वक्त ये स्कूल काफी सुर्खियों में आया, लेकिन अब फिर सालों बाद ये स्कूल चर्चा में है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लद्दाख के इस खास और इनोवेटिव स्कूल को सालों की मेहनत के बाद आखिरकार CBSE की मान्यता मिली है। पूरी खबर क्या है, जान लीजिए। फिल्म 3 इडियट का रेंचो स्कूल याद तो जरूर होगा आपको। 2009 में आई आमिर खान की 3 इडियट के जरिए ही इस स्थानीय स्कूल को एक नई पहचान मिली। उस दौरान देखते ही देखते ये स्कूल इतना फेमस हो गया कि जब जब 3 इडियट का जिक्र हुआ, रेंचो स्कूल का नाम जुबान पर आया। ये मशहूरियत ही इस स्कूल के लिए किसी सौगात से कम नहीं थी। लेकिन अब एक और नई सौगात रेंचो स्कूल को हासिल हुई है, और वो है इस स्कूल को CBSE बोर्ड की ओर से मान्यता मिलना। यही वजह है कि इस स्कूल के 10वीं क्लास के छात्रों का पहला बैच CBSE बोर्ड एग्जाम के नतीजों का इंतजार कर रहा है। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाके का ये मशहूर स्कूल अनोखा भी है। वो क्यों, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन CBSE से मान्यता हासिल करने में इस स्कूल को करीब 2 दशक से ज्यादा समय तक संघर्ष करना पड़ा। रेंचो स्कूल का पूरा नाम है ड्रुक पद्मा कार्पो स्कूल, यानी ड्रुक व्हाइट लोटस स्कूल, जिसे बने 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। तब से अभी तक रेंचो स्कूल जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड था। स्कूल प्रशासन के अनुसार पढ़ाने के इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स के लिए ये स्कूल मशहूर रहा है। स्कूल का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा रिजल्ट आता है। बावजूद इसके स्टेट बोर्ड से NOC नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से CBSE बोर्ड बार बार स्कूल के लिए मान्यता की मांग को रिजेक्ट करता रहा। बता दें कि लद्दाख का ये स्कूल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पहले से ही किताबी पढ़ाई से अलग रहा है, जो अब जल्द ही 12वीं तक एक्सपेंड करने पर विचार भी कर रहा है। फिलहाल रेंचो स्कूल से जुड़ी ये तमाम खासियतें और 3 इडियट से पुराना नाता ही इस अनोखे स्कूल को और स्कूल से जुदा बनाता है। यही वजह है कि लद्दाख आने वाले सैलानी इस स्कूल को देखने जरूर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बीती 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के बाद मशहूर एक्टर अतुल कुलकर्णी कश्मीर पहुंचे। पहलगाम से ही उन्होंने कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। दरअसल ये सब कुछ पोस्ट करने के पीछे उनका साफ उद्देश्य है कि देश को मिलकर आतंक को हराना है। इसलिए उन्होंने मुंबई से श्रीनगर की फ्लाइट ली, लेकिन खाली फ्लाइट की फोटो शेयर करते हुए अतुल ने लिखा कि क्रू ने कहा कि उनकी फ्लाइट्स फुल जा रही थी, अब हमें इन्हें दोबारा से भरना होगा। हमारे साथ अतुल कुलकर्णी है, बॉलीवुड में एक प्रसिद्ध नाम। वो यहाँ पर पहुंचे हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। एक सेलिब्रिटी हैं आप, जो आप करते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं। आपका यहाँ पे आना कैसे? देखिए, 22 तारीख को जो भी हुआ पूरा देश उससे आहत है, हम सब लोग उससे आहत हैं, दुखी हैं। और जब मैंने इस बारे में पढ़ा तो मैं वही सोच रहा था कि हम जब भी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हम क्या करते हैं। तो हम सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं, बातें करते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ भेजते हैं, वो तो ठीक ही है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं ठोस क्या कर सकता हूँ, कुछ कोई एक्शन कर सकता हूँ क्या, कोई कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से हो सकता है क्या, छोटा सा। तो मैंने ये भी पढ़ा साथ साथ कि तकरीबन 90% जो इस यहाँ की बुकिंग्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं, लोग कैंसिल कर रहे हैं यहाँ आना। हालांकि भरा पड़ा था कश्मीर टूरिस्टों से, वो नहीं हुआ। तीसरी बात मेरे मन में आई कि ये जो आतंकवादी हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को, हमारे देशवासियों को। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, वो ज्यादातर टूरिस्ट थे जिनको उन्होंने मार गिराया। बहुत ही खराब चीज की। ऐसा कभी नहीं हुआ था कश्मीर में इससे पहले कि टूरिस्टों को आहत पहुंचाई गई। लेकिन मैंने सोचा कि ये क्या संदेश देना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर मत आइए, अगर आप टूरिस्ट हैं आप कश्मीर मत आइए, ये संदेश देना चाह रहे थे वो दुनिया को। तो मुझे लगा कि क्यों भैया, कश्मीर हमारा है, ये देश हमारा है, हम क्यों ना आए। हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, ये संदेश हमें देना पड़ेगा उनको। तो ये कैसे देंगे संदेश, ये कैसे करेंगे ये। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आकर ये बताना पड़ेगा, ये बताना चाहिए हमारे जो लोग हैं हमारे देश के, कि अगर आपने ये बुकिंग्स आपकी कैंसिल की हैं तो मत कीजिए, फिर से बुकिंग कीजिए। अगर आपने अभी तक कैंसिल कर चुके हैं आप, तो फिर से बुकिंग कीजिए। अगर आप कहीं किसी दूसरी जगह के लिए आपने बुकिंग्स अगर की हैं इन छुट्टियों में जाने के लिए, तो चाहिए तो वो कैंसिल कीजिए, लेकिन कश्मीर आ जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग जानते हैं कि टूरिज्म यहाँ का मतलब यहाँ की जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन टूरिज्म सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है। टूरिज्म क्या करता है, जब लोग आते हैं तो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो लोगों को इकट्ठा लाने की प्रोसेस होती है टूरिज्म। और चलिए अब बात करते हैं ऑलिव रिडले कछुओं की, जिन्हें चेन्नई के समुद्री तट पर करीब 1 महीने के संरक्षण के बाद समुद्र में छोड़ा गया। ऑलिव रिडले भारत में एंडेंजर्ड स्पीशीज माने गए हैं, तभी 1000 में से 2 कछुए ही वयस्क हो जाते हैं। और यही वजह है कि तमिलनाडु सरकार इन कछुओं की जिंदगी को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। समंदर का अथाह संसार मानो इन कछुओं के इंतजार में था, और जैसे ही ये नन्हे नन्हे कछुए समंदर के करीब आए, समंदर की लहरों ने इनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें चेन्नई के मरीना बीच की हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में कछुओं के बच्चों को समंदर में छोड़ा गया। इन कछुओं को समुद्री तट पर 1 महीने से संरक्षण में रखा गया था, जहाँ दिसंबर से मार्च महीने तक कछुओं ने सामूहिक रूप से अंडे दिए थे। हैचरी में इन अंडों का 30 से 45 दिन तक संरक्षण किया गया, और अब अंडों से निकले इन कछुओं को उनके प्राकृतिक घर यानी समंदर में छोड़ा जा रहा है। दुनिया भर में कछुओं की 7 प्रजातियां पाई गई हैं।
जिनमें से एक ये है ऑलिव रिडले। इसको बोलते हैं एक नेस्टिंग सीजन और नेस्टिंग पीरियड है यहाँ पे एक लोकेशन पे। एक वेरी इम्पॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पे एक समुंदर का स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आके हैं। इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और वाइल्ड लाइफ और वॉलंटियर्स भी इन्वॉल्व है। और ये सब लोग लाइक दे हैव कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट वन स्पीशीज़ और उसको बोलते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स। ऑलिव रिडले कछुए भारत में संकटग्रस्त माने जाते हैं। इन कछुओं को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। इसका मतलब है कि इस सूची में शामिल किसी जंतु को नुकसान पहुंचाने या मारने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसे ही हमारा जो सीज़न स्टार्ट होता है, जैसे दिसंबर एंड और जनवरी बिगिनिंग, तो उसमें हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वन विभाग के जो लोग हैं और उसके अलावा जो वॉलंटियर्स हैं, NGOs हैं, उनके साथ हम मिल के डेली नाइट 2 शिफ्ट में टर्टल वॉक्स करते हैं, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो भी टर्टल ऑलिव रिडले टर्टल कोस्ट पे आ रहे हैं और वो नेस्ट कर रहे हैं तो उनके एग्स को हम सिक्योर करें, प्रोटेक्ट करें और उनको एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए हमारी हैचरीज पे लेके आएँ। ऑलिव रिडले कछुए मरीन इकोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी जिंदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि 1000 में से महज 2 कछुओं की जिंदगी ही बमुश्किल बच पाती है। तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु वन विभाग और वॉलंटियर्स के साथ मिलकर ऐसे नेस्टिंग ग्राउंड के जरिए इन दुर्लभ कछुओं को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज आई है मध्य प्रदेश के कूनो से। वहां चीतों का कुनबा और बड़ा हो गया है क्योंकि एक साथ 5 नए मेहमानों का आगमन हुआ है। कूनो में चीतों के बढ़ते कुनबे को भारत के चीता प्रोजेक्ट की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में श्योपुर के कुन्नू नेशनल पार्क में एक बार फिर से नया मेहमान आया है और चीतों का कुनबा बढ़ गया है। असल में कुन्नू नेशनल पार्क में रखी गई मादा चीता निर्वा ने यहाँ 5 शवकों को जन्म दिया है। निर्वा के ये नन्हे शवक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कुन्नू की मेडिकल टीम इनकी सेहत की निगरानी कर रही है। इन शवकों के जन्म के साथ ही कुन्नू नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है, जबकि मध्य प्रदेश में फिलहाल कुल 31 चीते हैं। कुन्नू में चीतों के बढ़ते कुनबे को भारत के चीता प्रोजेक्ट की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। शवकों की पैदाइश की खबर मिलने पर मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, कुन्नू में नए मेहमानों का स्वागत है। अत्यंत प्रसन्नता है कि कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है। हाल ही में 5 वर्षीय निर्वा ने 5 शवकों को जन्म दिया है। इन नन्हे शवकों का आगमन चीता प्रोजेक्ट की सफलता और भारत की समृद्धि जैव विविधता का प्रतीक है। कुन्नू नेशनल पार्क की पूरी टीम, वन्यजीव विशेषज्ञों और संरक्षण में जुटे हर कर्मठ साथी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई। इससे पहले पिछले रविवार यानी 20 अप्रैल को कुन्नू के 2 चीतों को मध्य प्रदेश के ही नीमच और मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया था। भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए शुरू किए गए इस चीता प्रोजेक्ट के तहत इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाने का सिलसिला साल 2022 में शुरू हुआ था। इसका मकसद भारत में चीतों की घटती संख्या को रोकना और उन्हें बढ़ाना था। नए शवकों के जन्म के साथ चीतों की बढ़ती तादाद इन सिलसिले में सफलता की नई इबादत लिख रही है। इसके और परवान चढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुझे लगता है दीपिका, IPL की मौज मस्ती शगुफ्ता से बेहतर कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल, क्रिकेट जिस तरीके से ये बताती है ना, मजा दोगुना हो जाता है। ये कितना अच्छा लगता है तारीफ सुन के। थैंक यू। बिल्कुल, जो चीज तारीफ के काबिल है उसकी तो तारीफ होगी ही। देखिए, चाय पे चर्चा में आज बस इतना ही, लेकिन IPL के रोमांच को दिखाने के लिए शगुफ्ता आपके साथ जरूर रहेंगी। क्यों? मैं आ रही हूँ।